तो हेलो दोस्तों यार, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर। तो दोस्तों यार, आज की इस वीडियो के अंदर हम उसी कक्षा 12 का केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर है जिसका नाम है सॉलिड स्टेट, उसी के संकुलन क्षमता, इसी टॉपिक को हम आगे कंटिन्यू करेंगे। और देखो, संकुलन क्षमता मतलब इंग्लिश में बोले तो पैकिंग इफिशियंसी। इसकी हमने एससीसी की पैकिंग इफिशियंसी थी, उसको डिस्कस कर लिया पिछले वीडियोज़ के अंदर। आपने नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप जाके देख लेना। और आज की इस वीडियो का टारगेट ये है कि हम बीसीसी एंड एफसीसी की पैकिंग इफिशियंसी समझेंगे। आई होप आप पिछले वीडियोस को देखकर आए होंगे, उसके अंदर संकुलन क्षमता क्या होती है, क्यों जरूरत पड़ी, इन सब को मैंने बताया था। और नहीं भी देखकर आए हो तो बीच में देखो, डिस्ट्रैक्ट होने की बात नहीं है। जो पिछले लेक्चर का थोड़ा बहुत रिव्यू था जो आज काम आएगा वो मैं बता दूंगा, ठीक है ना। तो देखो, चलिए वीडियो की करते हैं शुरुआत। संकुलन क्षमता, संकुलन क्षमता और इंग्लिश में इसको बोलते तो पैकिंग इफिशियंसी बोलते हैं इसको, ठीक है ना। इसका मतलब क्या है, जैसे ये आपको पता है कि भाई हम गणनीय क्रिस्टल, गणनीय एकक कोष्ठक उसकी ही बात करेंगे। तो हमारे पास जैसे एक गणनीय एकक कोष्ठक है, उस एकक कोष्ठिका के 8 कोनों के ऊपर 8 कण उपस्थित होते हैं। 8 कोनों के ऊपर 8 कण उपस्थित होते हैं एक एकक कोष्ठिका के अंदर। तो अब क्या, हालांकि 8 कोनों के ऊपर 8 कण तो उपस्थित होते हैं, लेकिन क्या वो 8 कण उसी एकक कोष्ठिका के अंदर थोड़ी रहेंगे? अपने आजू बाजू की जो भी एकक कोष्ठिका उसके अंदर भी तो सहभाजित रहेंगे ना, उस एक अकेले एकक कोष्ठिका में थोड़ी रहेंगे। तो उसके बाद मतलब उस एक एकक कोष्ठिका के अंदर उसका कितना भाग होगा, उस एक कण का एक एकक कोष्ठिका के अंदर कितना भाग होगा, एक कण का आ जाए तो हम 8 कणों का निकालेंगे। तो इस हिसाब से एक एकक कोष्ठिका के अंदर उन 8 कणों का कुल कितना भाग था, जो इन्होंने उस कुल एकक कोष्ठिका का आयतन घेरा था, उसको हम पैकिंग इफिशियंसी बोलते हैं। तो अगर आपको पैकिंग इफिशियंसी का मतलब अब भी समझ में नहीं आया तो आपको और सरल करके समझा दूंगा। देखो, जैसे ये एक डब्बा है, देख लो, ठीक है ना। हालांकि ये गन आपके जैसे एकक कोष्ठिका गन के जैसी होती है। अब इसके अंदर देख लो, जैसे 8 कोनों के ऊपर चार कोने, तो ये 4 कोने, ये 8 कोनों के ऊपर 8 कण उपस्थित है। जैसे यहाँ पे कोई कण है ना, यहाँ पे मान लो, तो ये जो यहाँ इस कोने के ऊपर जो कण होगा वो पूरा का पूरा इसके अंदर थोड़ी होगा, कुछ बाहर होगा ना। तो जो बाहर होगा उसको तो काट देंगे, और जो अंदर अंदर होगा ना उनको ऐड करेंगे, और इसका आयतन तो फिक्स होगा। मान लो कि ये घन है, तो घन का भुजा ए होती है तो उसका आयतन होता है a³। तो अब मैं संकुलन क्षमता की डेफिनेशन बोल रहा हूं हिंदी के अंदर, आप समझ लेना। किसी एकक कोष्ठिका के उपलब्ध आयतन में से, किसी एकक कोष्ठिका के उपलब्ध आयतन में से प्रभावी कणों के द्वारा घेरा गया आयतन संकुलन क्षमता कहलाता है, ठीक है ना। मैं डेफिनेशन लिख देता हूं। एकक कोष्ठिका के उपलब्ध आयतन में से प्रभावी कणों द्वारा घेरा गया आयतन ही, प्रभावी कणों द्वारा घेरा गया आयतन संकुलन क्षमता कहलाता है, ठीक है ना। संकुलन क्षमता कहलाता है। यह समझ में आ गया। अब संकुलन क्षमता का एक फॉर्मूला होता है जिसको हम तीनों के अंदर एससीसी, बीसीसी, एफसीसी में यूज करते हैं। तो चलो, संकुलन क्षमता का फॉर्मूला, परसेंटेज संकुलन क्षमता, ठीक है, परसेंटेज पैकिंग इफिशियंसी, प्रतिशत संकुलन क्षमता, जो तीनों के अंदर यही फॉर्मूला यूज होने, प्रतिशत संकुलन क्षमता। तो इसके अंदर मैंने पहले तो अपॉन में तो क्या लिखना है, मतलब हमारे पास तो वॉल्यूम तो पहले से ही फिक्स है ना, एकक कोष्ठिका का जितना आयतन है वही है, उन गोलों को तो वही भरना है। ऐसा तो है ना कि वो चाहे तो ज़्यादा कर लेंगे।
तो एकक कोष्टिका का आयतन एकक कोष्टिका का कुल आयतन। अब देखो एकक कोष्टिका में प्रभावी कणों की संख्या, कितने कण हैं, एकक कोष्टिका में प्रभावी कणों की संख्या इनटू, ये हालांकि ये इसी ए ऊपर लिख सकते लेकिन जगह बजाय इसके लिए लिखा है एकक कोष्टिका में प्रभावी कणों की संख्या इनटू एक कण का आयतन। एक कण का आयतन। अब ये हमारे पास में आ गए हैं ना भाई, कुल कितने कण हैं, जैसे 4 कण है, 5 कण है, 6 कण जितने भी है, और एक कण का आयतन। तो हमारे पास 6 कण का है, जैसे तो 6 कण का आयतन आ गया, और एकक कोष्टिका का कितना आयतन है वो। अब इसको सिंपल करके लिखे ना, तो प्रभावी कणों को हम किससे डिनोट करते हैं, जेड से। एक कण गोले के रूप में ही तो है, स्पेयर के रूप में, तो स्पेयर का आयतन तो है 4/3 πr³। एकक कोष्टिका का आयतन, एकक कोष्टिका कैसी है, एकक कोष्टिका घनीय है हमारे पास, तो घन का आयतन होता है a³। ये परसेंटेज पैकिंग इफिशियंसी का फॉर्मूला है, इसको याद रख लेना, परसेंटेज पैकिंग इफिशियंसी का। अब हमें आगे क्या करना है ये मैं बता रहा हूं, ठीक है। तो अब जैसे देखो हमने एससीसी की पैकिंग इफिशियंसी निकाली है। पैकिंग इफिशियंसी इंग्लिश में बोलना थोड़ा आसान होता है, संकुलन क्षमता भी बोल सकते हो, लेकिन मैं पैकिंग इफिशियंसी थोड़े बहुत ये वर्ड आप स्कूल में जाके बोलोगे ना तो थोड़ा स्मार्ट लगोगे, इसलिए पैकिंग इफिशियंसी हमने एससीसी की निकाली थी। अब एससीसी के अंदर जेड का मान होता है 1, बीसीसी के अंदर जेड का मान होता है 2, एफसीसी के अंदर जेड का मान होता है 4। तो ये तो हमारे पास हमको पता है 4/3 पाई कांस्टेंट है। बात आती है आर एंड ए को, आर एंड ए का रिलेशन मिल जाए ना तो हम किसी की भी पैकिंग इफिशियंसी निकाल सकते हैं। अब ये आर एंड ए के अंदर रिलेशन एससीसी में अलग था, बीसीसी में अलग है, एफसीसी में भी इनका रिलेशन अलग अलग है। एससीसी के अंदर हमने पैकिंग इफिशियंसी निकाली थी, तो क्या रिलेशन था, ए इक्वल टू 2r, या आप किताबों में 2r को स्मॉल लिखा है 2r। मतलब कि देखो जैसे एससीसी के अंदर आपको पता ही है ना, अभी 2 सेकंड को मैं इसको बना देता हूँ। एससीसी के अंदर केवल 8 कोनों के ऊपर ही 8 कण होते हैं, बाकी कहीं पे भी नहीं होते हैं। तो हमने ऐसे आसान लगे इसलिए हमने केवल इतना ही बनाया था, कौन इस यहाँ पे केवल। लेकिन अगर आप रियल स्ट्रक्चर देखोगे ना एससीसी का रियल स्ट्रक्चर, तो उसके अंदर क्या होगा, ए गोला ऐसे, ए गोला ऐसे, ए गोला ऐसे, ए गोला ऐसे, एंड 4 गोले ऐसे पीछे होते हैं। तो 2r कैसा आया, अब इनके हमने इनके सेंटर को मिला दिया था ऐसे, तो ये हो गई, ये घन की ये भुजा ए है, तो ए क्या है, ये भी r है, ये भी r है, इसलिए a इक्वल टू 2r आया था एससीसी के अंदर। अब वैसे ही हम बीसीसी के अंदर निकालेंगे, एफसीसी के अंदर इनका रिलेशन निकालेंगे और हमारे पास पैकिंग इफिशियंसी आ जाएगी। एससीसी की देखो पैकिंग इफिशियंसी कितनी थी, एससीसी की 52.4%, एससीसी की पैकिंग इफिशियंसी, परसेंटेज पैकिंग इफिशियंसी, एससीसी की परसेंटेज पैकिंग इफिशियंसी 52.4% थी, क्योंकि उसके अंदर जेड का मान 1 आ गया था, r³ तो वैसा ही था, हमने यहाँ पे a की जगह लिख दिया था 2r³, क्योंकि एससीसी में a एंड r का रिलेशन था, a इक्वल टू 2r, मैंने 3 बार बोल दिए। अब हम चलते हैं एफसीसी की पैकिंग इफिशियंसी निकालने। बीसीसी की ना थोड़ी एफसीसी से थोड़ी कॉम्प्लेक्स है, इसलिए पहले एफसीसी की निकालेंगे, बाद में बीसीसी की निकालेंगे। अगर आपको समझ में आ गई तो सभी इजी है। चलो तो अब मैं इनको मिटा सकता हूँ ना, स्क्रीनशॉट भी ले लेना आप। एफसीसी की पैकिंग इफिशियंसी देखते हैं।
एफसीसी की संकुलन क्षमता। तो सबसे पहले एफसीसी का स्ट्रक्चर बता देता हूं मैं, इमेजिनरी एंड रियल। हमने समझने के लिए तो एफसीसी का कौन सा स्ट्रक्चर समझा था? तो ये स्ट्रक्चर एफसीसी का इमेजिनरी है हमारे समझने के लिए, इमेजिनरी। अब देखो 8 कोनों के ऊपर 8 कण है, हमें तो पैकिंग एफिशिएंसी निकालनी है, तो जो बाहर रह जाता है ना बाहर, उसको तो हम काट देंगे। एक कोष्ठक के अंदर जितना रहेगा ना उस भाग को हम जोड़ के पैकिंग एफिशिएंसी निकालेंगे। तो अब जो इसका देखो काटने के बाद में जो रियल डायग्राम है ना वो स्क्रीन के ऊपर आ रहा है, इसको आप देखो समझो, देख लो आप एक बार एफसीसी का। तो जो अंदर वाला भाग हमने रखा है ना उसके अकॉर्डिंग स्ट्रक्चर है। और अगर मैं बनाऊं तो एक फलक का ही बना रहा हूं, एक फलक का ही। अब उसको मैं हटा रहा हूं, ठीक है ना। एक फलक का ही बना रहा हूं। तो कोने वाला कण ऐसा है, मान लो कोने वाला कण, फलक वाला कण, फलक के बीच वाला कण, और उसके बाद में ये दूसरा कोने वाला कण, ठीक है ना। इसको मैं मिटा देता हूं। अब देखो हमें क्या करनी है, हमें एफसीसी की संकुलन क्षमता बतानी है। एफसीसी की संकुलन क्षमता, तो परसेंटेज पैकिंग एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या होता है? Z मल्टीप्लाई 4/3 पाई R क्यूब A का क्यूब। A मतलब एक जो इस घन की भुजा है ना, वो हमने एक कोष्ठ का घन ही तो घन की भुजा, और A क्यूब मतलब उसका आयतन। तो अब हमें क्या जरूरत है? Z तो आपको पता ही है एफसीसी के अंदर Z होता है 4/3 पाई R एंड A। हमें तो R एंड A का रिलेशन निकालना है, ये आ जाए तो पैकिंग एफिशिएंसी निकालना एकदम इजी हो जाएगा। तो हम कैसे करेंगे? देखो R एंड A का रिलेशन हम क्या करेंगे, इसको एंड इसको मिला देंगे। यहां से ये मिला दिया, मान लिया ये पॉइंट A B एंड C। अब हमारे पास ABC एक समकोण त्रिभुज है ना, समकोण त्रिभुज ABC में। आपको कॉपी के अंदर ऐसा नोट भी करना, मैं यहां पे लिख देता हूं, त्रिभुज ABC में। अब मैंने यो क्यों लिया? क्योंकि अब देखो अब आपको समझ में आ जाएगा धीरे धीरे। पहले लिख देता हूं मैं, हाँ तो ठीक। देखो हमने देखो ये घन की भुजा A है, ये भी A है, ये भी A ही तो है, ठीक है। तो त्रिभुज ABC में हम क्या करेंगे, BC का मान निकालेंगे। ये जो BC है ना यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। BC का स्क्वायर इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर। BC स्क्वायर निकालना है, AB का स्क्वायर होगा A का स्क्वायर प्लस AC भी A है तो A का स्क्वायर। ये कितना हो जाएगा? 2A का स्क्वायर। BC स्क्वायर है ना इसका, तो इस स्क्वायर को हम उस साइड भेज देंगे तो आ जाएगा अंडर रूट लग जाएगा इस तरफ, ठीक है ना। अब देखो अंडर रूट 2 हो जाएगा, A के ऊपर स्क्वायर है तो ये तो रूट से बाहर आ जाएगा, तो रूट 2A एंड BC यहाँ पे ये BC। अब थोड़ा ध्यान करो, ये जो कण है ये है कोने के ऊपर वाला, ये भी है कोने के ऊपर वाला। ये जो एक पूरा का पूरा बीच में, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक है ना, जो इस गोले की R रेडियस है। ये जो गोला है ना इसका केंद्र तो ये है, ये गोला है ना बीच वाला, इसका केंद्र ये है। तो ये तो पूरा यहाँ से यहाँ तक व्यास हो गया। व्यास क्या होती है? त्रिज्या की दुगुनी। तो ये भी R, ये भी R, यहाँ से यहाँ तक ये भी R। ये तीनों आपस में टच है, ये तीनों गोले जो टच है, तो कितने R हो गए? 4R। तो अगर यहाँ से रिलेशन निकालने ना, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं डायरेक्ट, देख लो। BC यहाँ से निकालें तो 4R, यहाँ से रूट 2A। बस हम इन दोनों को बराबर कर देंगे, रूट 2A इक्वल टू 4R, A इक्वल टू 4/√2R। अब 4 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 × 2
√2r। अब 2 क्या होता है, √2 इंटू √2 होता है, तो एक √2 से √2 कट जाएगा, तो अब बचेगा क्या, 2√2r। ये आ गया a एंड r के अंदर रिलेशन। इसको ध्यान में रख लेना, स्टार लगा लेना। कंपटीशन में क्वेश्चन आते हैं जेई जैसे में केवल इसके बेसिस पे। अभी आप ऐसे हल्के में ले रहे होगे, आपको लग रहा है यार जेई में एग्जाम में आते हैं और केवल पाइथागोरस पर में लगाया और ये फॉर्मूला आ गया, ठीक है ना। तो अब ये क्या है, ये क्या है, एफसीसी के लिए ए एंड आर के अंदर रिलेशन, एफसीसी के लिए ए एंड आर में रिलेशन। ये एक फलक लिया था हमने, एक फलक, इसका ये जो है ना बी सी, ये 4r के बराबर है, ये r, ये 2r, ये r, 4r हो गई। तो अब चलो एफसीसी की संकुलन क्षमता हमारे पास सब कुछ है। अब यहाँ पे आ रहा होगा क्लियर, टेकिंग एफसीसी, जेड का मान कितना है एफसीसी के लिए, 4 मल्टीप्लाई 4/3 पाई r³ अपॉन में a। अब a की जगह ये रिलेशन आ चुका है ना हमारे पास में, तो 2√2r³। अब आगे क्या करेंगे देख लो, r³ से तो r³ कट जाएगा, यहाँ पे ये छोटे बड़े मतलब सेम ही है, मैंने यहाँ पे अच्छा दिखे इसलिए स्मॉल r यूज में लिया है। आप चाहो तो यहाँ पे भी स्मॉल r लिख सकते हो, ठीक है ना। तो r³ से r³ कट जाएगा और उसका फाइनल में सब कुछ, उसके बाद तो बचा ही क्या, सब कुछ कांस्टेंट है ना। तो इनको सोल्व करेंगे ना तो हमारे पास पैकिंग एफिशिएंसी आएगी एफसीसी की 74%। क्योंकि अब इसको अलग अलग से मल्टीप्लाई में कर नहीं सकता, क्योंकि r³ कट जाएगा, उसके बाद 2√2 पाई सब कुछ कांस्टेंट है, तो सब कुछ सोल्व करोगे ना तो पैकिंग एफिशिएंसी आएगी 74%, ठीक है ना। तो ये है हमारे पास में, आई होप फ्रेम के अंदर आ रही होगी, मैं एक बार देख लेता हूँ। हाँ ठीक है, इसके अंदर ध्यान रखने लायक बातें यही है। देखो बोर्ड के अंदर तो डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, एफसीसी की पैकिंग एफिशिएंसी कितनी है ऐसे, या रिलेशन आ जाते हैं कभी कुछ न्यूमेरिकल के लिए आपको सोल्व करना। बाकी ये जो है ना ये कंपटीशन में भी आते हैं, ये फॉर्मूला नहीं पूछते हैं, इसके बेस पे क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है ना। इसको ध्यान रख लेना, एक स्टार, दोनों तरफ स्टार लगा लो। मैं भी इमोजी बनाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है ना। अब हम चलते हैं बीसीसी की संकुलन क्षमता की तरफ, इनको मिटा के। बीसीसी की संकुलन क्षमता, अब इसके अंदर आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, और एक बार समझ में आ गया ना सच में, उसके बाद में जीवन में कभी भूल ही नहीं पाओगे। क्योंकि वो होता है ना कि याद करना मुश्किल होता है, लेकिन नहीं, याद करना और भी आसान होता है, भूलना मुश्किल होता है, भूलना मुश्किल होता है। तो अब चलो देखो पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ बीसीसी, मतलब बीसीसी की संकुलन क्षमता। इसके लिए सबसे पहले हम वो इमेजिनरी स्ट्रक्चर बना देता हूँ जो हमने हमारे लिए समझ रखा है, और किताबों में भी है, एनसीईआरटी के अंदर भी सब कुछ दे रखा है। तो ये देखो बीसीसी के अंदर ना एफसीसी एससीसी कुछ भी हो, 8 कोनों के ऊपर तो 8 कण होने ही होने, ये तो होने ही, इनको तो कोई रोक ही नहीं सकता है। अलग क्या है बीसीसी के अंदर, बीसीसी के अंदर ये बात अलग है कि एक कण है ना वो इस एकक कोष्ठ का एकदम सेंटर में बीच में होता है, ये है इमेजिनरी स्ट्रक्चर। इसका रियल स्ट्रक्चर कैसा है वो स्क्रीन के ऊपर देखो आप, ठीक है ना, देखो। और रियल स्ट्रक्चर, और इसको मैं समझाने में कैसे समझा सकता हूँ,
ए गोला ऐसे यहाँ पे, ए गोला इस तरीके से यहाँ पे, वो इंस्ट्रक्शन स्क्रीन पे आ रहा है, आप देख लेना, ठीक है ना, देखते रहिए। इसको हाथ से तो बनाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, एक कण होता है बीच के अंदर, ये मेरे से अब इसको मैं मिटा रहा हूँ, एक बार हटा देता हूँ उसको। ये मेरा हाथ का बनाया, देखो, मतलब मैं आपको समझाने की इसके अंदर क्या कोशिश कर रहा हूँ। देखो इसके अंदर देख लो, ये जो कण है ना, ये आपस में टच नहीं करते हैं। एससीसी के अंदर तो क्या था, एससीसी के अंदर ये आपस में जो गोले थे ना वो टच कर रहे थे, बट इसके अंदर ये टच नहीं कर रहे हैं, बीसीसी के अंदर, ना ही एफसीसी के अंदर। ये समझ में आया कि नहीं आया? बीसीसी के अंदर ये गोले आपस में टच नहीं करते हैं। तो बस यही बात समझनी थी। अब एक बार फिर से देख लो आप, जो रियल स्ट्रक्चर है, उसके बाद में मैं सिर्फ क्या समझाना है उसके ऊपर बात करेंगे। ठीक है होगा। हाँ तो देखो इसके अंदर ना, ये जो कोनों के ऊपर गोले होते हैं, जैसे आप इमेजिन करो जैसे ये रूम है, उस कोने के ऊपर एक गोला है, उस कोने के ऊपर एक गोला है। हमने तो इसके अंदर सेंटर को दर्शाई है, बाकी गोले तो ऐसे बड़े बड़े हैं ना ऐसे, तो ये आपस में टच नहीं करते हैं। जबकि एससीसी के अंदर टच कर रहा था, इसमें अंदर नहीं कर रहा है। तो रियल स्ट्रक्चर भी आपने देख लिया होगा। रियल स्ट्रक्चर का मतलब बाहर वाला भाग काट दिया, अंदर वाला भाग रखा है। तो अब देखो इसको मैं वापस बना रहा हूँ और संकुलन क्षमता का फॉर्मूला लिखता हूँ, उसके बाद में आगे चलते हैं। संकुलन क्षमता परसेंटेज पैकिंग इफिशियंसी का फॉर्मूला Z मल्टीप्लाई 4/3 पाई r क्यूब एंड एकक कोष्टिका का आयतन a क्यूब। Z हमारे पास बीसीसी के लिए कितना होता है, 8 कोनों के ऊपर 8 कण, और एक कण का योगदान होता है 1/8 प्लस एक कण बीच में, तो 2। Z का मान हो गया 2। इसके लिए हमें निकालना क्या है, हमें R एंड A के अंदर रिलेशन निकालना है, R एंड A के अंदर रिलेशन निकालना है। तो चलो अब हम एक बार घन को बना रहा हूँ फिर से। ठीक है, ये घन बना दिया मैंने पहले जैसा वापस। अब देखो हमने क्या किया ना, हमने क्या किया, ये नीचे वाला फलक, ये रूम है, इस रूम का जो फर्श है ना, इसका फलक ले रहा हूं। आप इमेजिन कर लेना जहां पे भी बैठे हो, ये फलक है, इनकी साइड्स तो ए ही होनी है। इसको बोल दिया ए, इसको बोल दिया सी, इसको बोल दिया बी, इसको बोल दिया डी। ये क्यों बोला, क्योंकि थोड़ा आसान हो। अब देखो मैंने क्या किया, इस पॉइंट को ए को इस बी से कनेक्ट कर दिया, इनको आपस में कनेक्ट कर दिया। अब एक बार मैं आपको फिर से इमेजिन करवाता हूं। तो देखो जैसे ये फर्श है, एक कोना ये, एक कोना ये, एक कोना वो, एक कोना वो। मैंने क्या किया, इस कोने को एकदम उस कोने से कनेक्ट कर दिया है। अब आप देखो ये एंगल कितना होगा, इसको भूल जाओ, ये जो डंडी है ना इसको भूल जाओ, इनके बीच का ये एंगल होगा 90 डिग्री। 90 डिग्री ना, इनको मिला है आपस में, तो वो वाली दीवार के बीच एंगल 90 डिग्री होगा ना। तो अब हम लगाएंगे पाइथागोरस। तो ये एंगल कितना हुआ, इन दोनों, इसके और इसके बीच में 90 डिग्री। 90 डिग्री ही तो होगा, घन है। अब देखो हमें ये निकालना है, पहले तो ए बी निकालेंगे। तो ए बी कैसे निकालेंगे, ये एक ट्राइंगल ले लिया, इनको मिटा रहा हूं, ठीक है ना।
ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो देखो ए बी का स्क्वायर इक्वल टू ए सी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। तो ए बी का स्क्वायर ये तो हमको निकालना है, ये ए एंड ये भी ए ही तो है, तो ए का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर 2a का स्क्वायर इक्वल टू ए बी का स्क्वायर। अब देखो ये स्क्वायर उस साइड जाएगा तो हो जाएगा 2a का स्क्वायर का अंडर रूट, होगा कि नहीं होगा। अब देखो ये बन गया ए बी, तो ए बी देखो ए स्क्वायर है, अंडर रूट से बाहर आ जाएगा तो हो जाएगा ए, बट इसके ऊपर तो ये √2 के ऊपर ये तो होगा ही ना √2a। अब हमारे पास में क्या है, हमारे पास इस ए बी का मान आ गया √2a, बट हमको ये नहीं चाहिए क्योंकि जो ए बी सी सी के अंदर गोला होता है वो बीच में होता है। अब मैंने क्या किया, अब ध्यान रखना, अब इस कोने को ना मैंने मिला दिया इससे, ये चीज समझ में आ गई या नहीं आई, मतलब इमेजिन करवाता हूं, डरो मत। ये क्यों किया है ये सब अभी समझा दूंगा मैं। तो देखो सबसे पहले ये मैंने फलक ले लिया, मान इस रूम के ये जो फर्श वाला फलक है वो ले लिया। उसके बाद में क्या किया, इस पॉइंट को सामने वाले पॉइंट से मिला दिया ऐसे नीचे, तो ये एंड ऐसा ये एक समकोण त्रिभुज बन गया, वो वाला एंगल 90 डिग्री है। तो मैंने उसको पाइथागोरस प्रमेय लगा के ये निकाल लिया। अब मैंने इसको उससे मिला दिया, उसके बाद में क्या किया, देखो उस पॉइंट को डायरेक्ट इस पॉइंट से मिला दिया, ऊपर वाले के पॉइंट से। आप इमेजिन करो जिस भी रूम में बैठे हो, मैंने क्या किया, नीचे वाला फलक लिया और उसके उस वाले पॉइंट को, जैसे मेरे पास में ये दीवार का ये कोना है नीचे वाला फर्श का, उसको सामने वाले से मिला दिया। उसके बाद में वहां से वापस उठाया और यहां से मिला दिया। अब देखो ये वापस समकोण त्रिभुज बन रहा है क्योंकि यहां पे एंगल 90 डिग्री बन रहा है। ऐसे खींचा, ऐसे ऊपर वापस बीच से अंदर से उस कोने से मिला दिया। तो देखो ये वाला एंगल 90 डिग्री बन रहा है ना फिर से। तो अब इसके अंदर पाइथागोरस प्रमेय लगाए देंगे, इसको बोल दिया मैंने डी। तो बस अब इसके अंदर पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे ए बी डी के अंदर, त्रिभुज समकोण त्रिभुज ए बी डी में है। देखो ए बी डी के अंदर देखो ये वाला कर्ण है ना, बी डी कर्ण है इसके अंदर तो ए बी डी में, और वो ही हमको निकालना है। तो ए डी का स्क्वायर इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस ए डी का स्क्वायर। कर्ण कौन सा इसके अंदर, डी बी डी है, ठीक है ना, बी डी कर्ण इसमें बी डी है, बी डी स्क्वायर ए बी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर। अब देखो ए बी कितना है, ए बी हमने निकाल लिया √2a है, √2a का स्क्वायर प्लस ए डी, ये तो ए ही है ना, ए डी ए ही है। तो अब देखो √2a स्क्वायर, तो देखो 2a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, क्योंकि √2 का स्क्वायर 2 हो जाता है, a का स्क्वायर a और ये प्लस a का स्क्वायर। तो बी डी इक्वल टू बी डी को स्क्वायर है ना, उसको उस साइड भेज देंगे तो 3a स्क्वायर अंडर रूट आ जाएगा। अब मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, नीचे फ्रेम में नहीं आएगा इसके लिए। बी डी इक्वल टू √3a। समझ में आ गया ना आपको, ये तो समझ में आ गया होगा आपको। तो हमारे पास में अब कुछ भी नहीं, अब ज़्यादा नहीं है। देखो बी डी का मान हमारे पास में आ गया है, अभी तक सब कुछ क्लियर है। मेरे को सब कुछ का ध्यान रखना पड़ता है, ऐसा तो है नहीं केवल पढ़ाने पे ही ध्यान रखना। अगर आपको समझ नहीं आए ना तो एक बार मैं फिर से इन ट्रायंगल को अलग अलग कर देता हूं। ये इस तरीके से, ये वाला नीचे वाला ए सी बी वाला, ए बी सी वाला, मतलब ये नीचे वाला फलक है ना उसका उस साइड वाला। और उसके बाद में क्या किया, मैंने इस वाले पॉइंट को ऊपर खींच के इससे मिला दिया।
आपको समझ में तो आ ही गया होगा, फालतू में ज़्यादा वापस कंफ्यूज करने में कोई मतलब नहीं है यार। अगर आपको समझ में नहीं आया ना तो वापस समझाऊंगा तो भी यही समझाऊंगा, इसके साथ ब्रेक जाके देख लो, थोड़ा ब्रेक ले लो, ठीक है ना। अब क्या बचा है, अब देखो हमें तो ए एंड आर में रिलेशन निकालना है, ए एंड आर में रिलेशन निकालना है। तो जब हम देखो अब बीच में से क्या करेंगे ना, एक कण यहाँ पे था, कोने के ऊपर तो कण था ही ना, एक कण बीच में था इस एक कोष्ठिका के, और एक कण इसके ऊपर था। ये वाले कण आपस में टच नहीं कर रहे थे, जो इस साइड की भुजा के ऊपर थे ना दो कण, वो टच नहीं करते, लेकिन जो बीच में कण था ना, वो तो इन कोनों वाले कणों को टच कर रहा था ना, इसलिए हमने ये ऐसा वो इसको लिया था, इस वाली साइड को। पता चला ना हमने उसको इसे क्यों मिलाया था, क्योंकि एक ये कण, ये बीच वाला कण, वो वाला कण आपस में टच कर रहे थे, इसके लिए हमने ये निकाला था। तो हमारे पास बी डी आ गया 4r, समझ में आ गया ना आपको। ये मैंने क्यों लिया था, क्योंकि एक ये कोने वाला कण, बीच वाला कण, ये वाला कण आपस में टच कर रहे थे, जब ये साइड वाले कण टच नहीं करते हैं बीसीसी के अंदर। अब क्या करना है, अब इसको मिटा सकता हूँ ना मैं, ठीक है ना। अब देखो इसको भी मिटा देता हूँ। अब बी डी √3a एंड 4r ये हमारे पास में आ गए, बी डी √3a एंड उसे स्ट्रक्चर से देखा तो 4r, इनको दोनों को बराबर कर दिया हमने। a = 4/√3r, ये a एंड r में रिलेशन आ गया, वेरी इंपॉर्टेंट है बीसीसी का। इसको लिख देते तुम, बीसीसी के लिए r व a में रिलेशन, r व a में रिलेशन ये है, ठीक है ना। अब हमको क्या करना है, बस परसेंटेज पैकिंग इफिशियंसी, अब कुछ भी नहीं बचा है। z का मान है 2, 4/3 πr³। अब इसमें देखो a³ है तो 4/√3, r का क्यूब आएगा ना, r का क्यूब, तो r³ से r³ कैंसिल हो जाएगा। अब सब कुछ कांस्टेंट है, देख लो सब कुछ कांस्टेंट है, और मल्टीप्लाई में 100 भी लगाना है हमको। परसेंटेज पैकिंग इफिशियंसी निकाली है, परसेंटेज पैकिंग इफिशियंसी। मैंने हो सकता है एफसीसी वाले टाइम यहाँ पे 100 नहीं लिखा होगा, लिखना है, ठीक है ना, क्योंकि परसेंटेज पैकिंग इफिशियंसी। अब सबको सोल्व करेंगे ना तो परसेंटेज पैकिंग इफिशियंसी ऑफ बीसीसी आएगी हमारे पास में 68%, 68%। बस ये बोर्ड वालों को तो ध्यान में रखना ही है, ठीक है। ये थी आज की क्लास। अब देखो बीसीसी की पैकिंग इफिशियंसी 68% है, इसका मतलब क्या है, मतलब कि जो एक कोष्ठक का आयतन था ना a³, तो एक कोष्ठक का आयतन था उसमें से 68% एक कोष्ठक अंदर से भर चुकी है, अंदर से 68% एक कोष्ठक भर चुकी है। बाकी खाली कितनी है, तो 100 माइनस 68 कर लेंगे, तो जितना आएगा ना वो उतनी खाली रहेगी। तो कितनी आएगी, शायद 32% आएगी ना, 32 आएगी। तो जो अंदर से बीसीसी 32% खाली है। तो मैं इनको तो मैं मिटा रहा हूँ, ये ध्यान में रखना है। बीसीसी की पैकिंग एफिशिएंसी, ये रिलेशन भी ध्यान में रखना है। अब देखो मैं कुछ लिख पा रहा हूँ जिसको कॉपी में आप लास्ट में नोट कर लेना। यूनिट सेल को हिंदी में एकक कोष्ठिका ही बोलते हैं। मैंने आपको बोला था कि कुछ इंग्लिश वर्ड याद रखो ताकि स्कूल में जाओ तो किसी के सामने बोले तो स्मार्ट लगो यार, सिस्टम है हमारा भाई, ठीक है ना। यूनिट सेल, जेड का मान, एंड यहां पे क्या, रिलेशन बिटवीन ए एंड आर। आर क्या है, गोले की त्रिज्या, ए क्या है, उस एकक कोष्ठिका की भुजा। परसेंटेज पैकिंग एफिशिएंसी, शायद इतने ही लिखो। देखो अब देखो
यूनिट सेल एससीसी, एससीसी के अंदर प्रभावी कणों की संख्या कितनी थी? 1। रिलेशन क्या था ए एंड आर के अंदर? तो ए इक्वल टू 2R। अब आप बोलोगे ये कैसा है? ये पिछले वीडियो में मैंने एससीसी के बारे में बताया था, वापस नहीं समझा सकता क्योंकि समझाना सेम ही है, क्यों वीडियो की लेंथ ज़्यादा करें। तो इसकी परसेंटेज पैकिंग एफिशिएंसी कितनी थी? 52% थी शायद, है ना? 52 या 52% थी, ठीक है ना? 52% थी। एंड और देखो अब बीसीसी की, बीसीसी में जेड की मान था 2, ए एंड आर में रिलेशन था बीसीसी के अंदर क्या था? √3a इक्वल टू 4R। परसेंटेज पैकिंग एफिशिएंसी 68%। एंड एफसीसी में देखो, एफसीसी में जेड का मान 4 है, ए एंड आर में रिलेशन था √2a इक्वल टू 4R। परसेंटेज पैकिंग एफिशिएंसी 74%। ये थे, ये समझ में आया ना आपको? ये कैसे आया ये मैंने समझा दिया। फिर भी अब देख लो, अब यहाँ से आपको क्या समझ में आ रहा है? कुछ समझ में आ रहा है? परसेंटेज पैकिंग एफिशिएंसी का मतलब है कि भाई अंदर से इतनी भर चुकी है ये और खाली है, ये तो आप निकालोगे। परसेंटेज पैकिंग एफिशिएंसी का मतलब है कि अंदर से इतनी एक कोष्ठिका भरी हुई है, कणों ने इतना आयतन घेर लिया है। तो अब देखो, इसकी 52%, इसकी 68%, इसकी 74%। इसके अंदर ना एक चीज थोड़ी ऑब्जर्व करो, देखो आपको मैं पूछ लूंगी सबसे ज्यादा पैकिंग एफिशिएंसी किसकी है? तो 74% दिख रही है आपको। आप बोलोगे कि भाई एफसीसी की है। मैं बोलूँगा एफसीसी की क्यों है? क्योंकि देखने में समझ आ रहा है ना कि इसके अंदर प्रभावी कण कितने हैं? 4 है, प्रभावी कण 4 है। तो 4 कण है तो अंदर आयतन ज़्यादा घेर चुके हैं, इस वजह से ज़्यादा हो गई है। एंड ये रिलेशन भूलना नहीं है। अगर ये नहीं आया तो पैकिंग एफिशिएंसी निकाल ही नहीं पाओगे। इनका तो बोर्ड में डायरेक्ट पूछ लिया जाता है। एंड कंपटीशन में इसे रिलेटेड क्वेश्चन दे दिए जाते हैं, आर एंड ए में कुछ दे दिया जाता है, आपको निकालना पड़ता है। मैं कंपटीशन के क्वेश्चन भी करवाऊंगा जेई के। तो ठीक है, आई होप आज की क्लास आपको समझ में आई होगी। अगर समझ में आई है तो यार अपने भाई को सपोर्ट करना, चैनल को सब्सक्राइब करना एंड वीडियो को लाइक भी करना, ठीक है ना? मिलेंगे अगले वीडियो में। अब नेक्स्ट टॉपिक होगा ठोसों में निविड संकुलन।